हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वल्ला। हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2025 के लिए। जो आपने देखा भी होगा कि रेलवे ने नोटिफिकेशन दे दिया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन कि कितनी वैकेंसीज हैं, कब से फॉर्म फिल किया जाएगा। तो आज हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी वैकेंसीज कितनी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखते हो तो टेक्निकल में कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है, क्या कट ऑफ रहता है और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड वैकेंसीज है वो कितनी है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि 2025 में जो रेलवे ने वैकेंसी आपको दिखाई है वो 2570 वैकेंसीज हैं। जो फॉर्म ओपन होगा वो 31 अक्टूबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 के बीच में आपको भरा जाएगा। ये आपको बेसिक नोटिस आपको दे दिया गया है। अब इस 2570 में भी आप अगर देखेंगे तो मैकेनिकल की वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 1400 टू 1500 के बीच में है। वो जोन वाइज आपको दिखाया गया है यहां पर, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। अब फर्दर अगर इसके आगे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो रिक्रूटमेंट होगा कितने स्टेजेस में, आपका पैटर्न क्या है उसका। तो बेसिकली 4 स्टेज होते हैं उसमें। पहला स्टेज होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, दूसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2। जब पहला स्टेज आप पास कर लेंगे तब जाके आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, एंड जब दोनों पास कर लेंगे तो फिर आपको थर्ड स्टेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आप जाते हैं। देन उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो बेसिकली स्टेज 1 जो होता है ना, ये मेरिट नहीं बनाता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप इसमें बस क्वालिफाई होंगे तब आप 2 पर पहुंचेंगे, एंड मेरिट जो बनता है वो बनता है स्टेज 2 के मार्क्स के बेसिस पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात ये होती है कि सर ठीक है 4 स्टेजेस है, बट सर स्टेज 1 जो है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो स्टेज 1 का यानी CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न होता है आप देख सकते हैं वो 90 मिनट का होता है, यानी उसका ड्यूरेशन 1.5 घंटा रहेगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए मैथमेटिक्स 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का रहेगा 15 क्वेश्चन, एंड जनरल साइंस 30 नंबर का होगा 30 क्वेश्चन। यानी अगर आप इसको टोटल देखते हैं तो 85 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा गया है। दैट इज कि इन 3 सब्जेक्ट पर आपको अभी से फोकस करके चलना है अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप CBT 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप CBT 2 में जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट याद रखिएगा, CBT 1 में यहां पर नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। ठीक है, और अब तक का जो पैटर्न देखा गया है उसके हिसाब से ये लोग जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स को एलिजिबल करते हैं वो अराउंड लगभग इतना 40% 30% कम से कम होना चाहिए, और उसके बाद फिर मेरिट निकाली जाती है, उसके हिसाब से आपको किया जाता है। ठीक है, और लगभग 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है CBT 2 के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना है। उसके बाद अगर CBT 2 की बात करें हम लोग तो CBT 2 पेपर जब आप देखते हैं तो CBT 2 में ध्यान से देखिए, टाइम जो है 2 आवर्स होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, एंड बेसिक कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, साथ ही साथ बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का भी आपको एग्जाम होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये 50 नंबर का होता है, एंड 100 नंबर का आपका टेक्निकल एबिलिटी चेक किया जाता है, 100 मार्क्स की टेक्निकल एबिलिटी। तो टोटल 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। ये CBT 2 की बात है। अब CBT 2 की अगर आप देख लेते हो तो CBT 2 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग CBT 2 की बात कर रहे हैं तो CBT 2 में देखो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया है टेक्निकल का, हम लोग यहां पर टेक्निकल की बात कर रहे हैं। पेपर 1 यानी जो पहला पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसका है, ये पेपर 2 यानी सेकंड शिफ्ट का है। पेपर 1 को गौर से देखो, पेपर 1 में देखो मटेरियल साइंस 9 मार्क्स का है, प्रोडक्शन 40 मार्क्स का है, यानी कि ये दो सब्जेक्ट मिल करके आपको पूरे पेपर में टेक्निकल में 49 मार्क्स बनाता है। आधा पेपर यहीं से पूछ दिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल 7 नंबर का आया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी 7 नंबर का आया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 11 नंबर, मशीन डिजाइन 1 नंबर, बेसिक थर्मो 1 नंबर, लेकिन FMHM से 10 नंबर और IC इंजन से 10 नंबर और RAC से 2, हीट ट्रांसफर से 2। तो पेपर 1 में अगर गौर से देखोगे तो सर मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन को मान लिया जाए और ये बेसिकली एक ही सब्जेक्ट माने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ले लें, FMHM ले लें और IC इंजन ले लें, तो 20, 10, 30 यानी कि टोटल का 80 नंबर का पेपर यहीं से बना है। देख लो CBT 2 की बात कर रहे हैं हम लोग टेक्निकल की, और शिफ्ट 2 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसमें देखो अभी भी प्रोडक्शन 37 मार्क्स का है, 7 नंबर का मटेरियल साइंस है, 9 नंबर का इंडस्ट्रियल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 6 नंबर का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 12 नंबर का है, मशीन डिजाइन 3 नंबर, बेसिक थर्मो वही 1 नंबर, FM 11, IC 10, RAC 1 नंबर, हीट ट्रांसफर इतना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स की तो आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको हाईली वेटेड सब्जेक्ट है। देखिए हाईली वेटेड सब्जेक्ट है आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस। पूरे पेपर में अप्रोक्सीमेटली 48 to 49 मार्क्स का पेपर यहीं से आ रहा है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों शिफ्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 10 से ज्यादा नंबर का पेपर आया है। तीसरा है FMHM, 10 से 12 नंबर का पेपर आता है। चौथा है IC इंजन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी ऐड कर लो, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी 7 नंबर और 9 नंबर का पेपर आया है। यानी कि टोटल ये 5 सब्जेक्ट आप करके जाओ, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, FMHM, IC इंजन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर इन सब्जेक्ट्स को आप करते हो तो 80% ऑफ द पेपर आपका यहीं से बनेगा, यानी कि इन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके नहीं जाना है। यानी पहला फोकस इस पर होना चाहिए। हाँ, ये कंप्लीट हो जाए देन फिर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देख लेंगे, थोड़ा सा बेसिक थर्मो पूछता है वो देख लेंगे, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर है वो देख लेंगे, तो हम लोगों को पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दीज आर दी हाईली वेटेड सब्जेक्ट फॉर दी CBT 2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। देखो CBT 1 का कट ऑफ कैसा जाता है, ये CBT 1 का कट ऑफ है, अलग अलग जोन का निकलता है। हमने 2-3 जोन का आपको दिखाया है। जैसे अहमदाबाद जोन का देखो, अर्बन का 73 पॉइंट समथिंग था, SC का 63 पॉइंट समथिंग था, ST का 57 था, OBC का 68 था। यानी कि तुम जोन वाइज देखोगे तो सबका कट ऑफ अलग अलग है। यानी तुम यहीं से समझ जाओ तुम्हारा टारगेट होना चाहिए CBT 1 में 80 नंबर का। 80 नंबर का टारगेट CBT 1 में लेके चलोगे तो तुम इजीली कट ऑफ क्लियर कर लोगे और हर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम रहेगा तो आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसलिए मार्क्स जितना ज्यादा लाओगे CBT 1 में तुम्हारे लिए उतना फायदा है। उसी तरीके से देखिए RRB अजमेर का देखिए कितना ज्यादा गया है, 81.5 गया है अर्बन का, SC का गया है 75, OBC का गया है 78, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था अजमेर से। उसी तरीके से देखिए चेन्नई का देखिए 78.33 गया था, बहुत ज्यादा गया था अर्बन का, SC का 70 गया था। तो कहने का मतलब यह है कि कट ऑफ काफी ज्यादा जा रहा है, यानी कि आपको 80 नंबर का टारगेट तो CBT 1 में लेके चलना ही चलना है। ठीक है, उससे कम नहीं लाना है। अब बात होती है कि हम लोग अगर 80 से ज्यादा नंबर का टारगेट कर रहे हैं
तो मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हम लोग कैसे प्रिपेयर करें? तो भाई सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। सबसे पहले आपका जो सिलेबस आरआरबी ने डिफाइंड किया है उसको प्रॉपरली बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करो। पहला काम, बिना सिलेबस को कॉन्सेप्चुअली पढ़े आप तैयारी कर ही नहीं सकते हैं, तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और दूसरा काम, सिलेबस कंप्लीट करते करते उसी के साथ जितने भी पीवाईक्यूज हैं, मतलब प्रीवियसली जो एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे सीबीटी 1 को अगर टारगेट कर रहे हो तो रेलवे एनटीपीसी भी लेता है, एएलपी भी लेता है, जेई भी लेता है। तीनों के पीवाईक्यूज के रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस इन सबको लगाओ। उससे क्या होगा कि तुम्हारा स्पीड भी बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, और किस तरीके के पेपर आते हैं वो आपको पहले से पता रहेगा। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम क्या करना है, जब ये दोनों हो जाए देन फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगानी है। एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाने के बाद एग्जाम से 1 महीना पहले से कम 10 मॉक टेस्ट देना है। यानी हर 3 दिन या 4 दिन पर हम लोग एक मॉक टेस्ट देंगे। एंड टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, जो गलती हो रही है उसको सुधारना है। तभी आपकी स्पीड बढ़ सकती है, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। ठीक है। एंड लास्ट वन क्या है, एक एरर बुक बनाओ। एरर बुक मतलब एक एरर कॉपी बनाओ जिसमें तुम ये देखो कि तुम कहां कहां गलतियां करते हो, और इसलिए ताकि उस पर एनालाइजेशन कर सके कि हमें आगे इसके ऊपर अब गलती नहीं करनी है। एक तो ये काम करना है, साथ ही साथ एक फॉर्मूला शीट भी बनाना है और शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। ये दोनों काम तुमको कब फायदा करेगा, जब एग्जाम में तुम जाओगे और एग्जाम के ठीक थोड़ा सा पहले, मान लो कि तुमको एग्जाम है कल, आज हमें रिवाइज करना है, तो हम कैसे रिवाइज कराएंगे? तो हम लोग इसी से रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला शीट से एंड शॉर्ट नोट्स से। तो ये आपका क्या होने वाला है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस तरीके से आरआरबी जेईई 2025 को टारगेट कर सकते हैं अगर हमारा ब्रांच मैकेनिकल है तो इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो इसके रिगार्डिंग, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर। नाम है शाहनवाज सर PW। इस चैनल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और उस पर हम लोग क्वेश्चंस का भी कई बार डिस्कशन करते हैं, कई बार प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी डिस्कशन करते हैं, कई बार जनरल डिस्कशन भी करते रहते हैं। तो आप लोग इसके साथ मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।